दोस्तों जरा सोचिए, सुबह आपकी आंख खुलती है और आपको पता चलता है कि आपका घर अब घर नहीं रहा। जहां कल तक आपका बिस्तर था वहां आज कई फीट पानी है। जिस सड़क से आपका बच्चा स्कूल जाता था वहां अब तेज बहती नदी है। रसोई में रखा राशन खत्म हो चुका है, बिजली बंद है, मोबाइल की बैटरी खत्म होने वाली है और सामने सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। एक माँ अपने बच्चे को गोद में उठाकर सुरक्षित जगह ढूंढ रही है। एक किसान अपनी महीनों की मेहनत को अपनी आंखों के सामने पानी में डूबता देख रहा है और एक बुजुर्ग इंसान उस घर को छोड़ने के लिए मजबूर है जिसे बनाने में उसकी पूरी जिंदगी लग गई। दोस्तों यह किसी फिल्म की कहानी नहीं है, यह भारत के उस हिस्से की हकीकत है जहां हर साल मानसून सिर्फ बारिश नहीं लाता बल्कि लाखों लोगों के लिए डर, विस्थापन और अनिश्चितता लेकर आता है। मैं बात कर रहा हूं असम। एक ऐसा राज्य जिसे ब्रह्मपुत्र जैसे विशाल नदी ने जीवन भी दिया है और हर साल बाढ़ की एक भयानक चुनौती भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर असम में बार बार बाढ़ क्यों आती है? क्या सिर्फ ज्यादा बारिश इसका कारण है या इसके पीछे प्रकृति के साथ साथ इंसानों की भी कुछ बड़ी गलतियां हैं? और सबसे जरूरी सवाल, क्या असम की बाढ़ को पूरी तरह रोका जा सकता है? इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल्स में आगे के वीडियो में। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि असम और पानी का रिश्ता है क्या। असम को समझना है तो सबसे पहले उसकी नदियों को समझना होगा। राज्य के बीचों बीच बहती ब्रह्मपुत्र नदी सिर्फ एक नदी नहीं है, यह असम के जीवन, खेती, संस्कृति और अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके साथ कई बड़ी और छोटी सहायक नदियां जुड़ती हैं। मॉनसून के दौरान जब पहाड़ों और ऊपरी क्षेत्रों में भारी बारिश होती है तो इन नदियों में पानी तेजी से बढ़ने लगता है। समस्या तब पैदा होती है जब नदी की क्षमता से ज्यादा पानी उसके रास्ते में आ जाता है। नदी अपने किनारों से बाहर निकलती है और देखते ही देखते खेत, सड़कें, गांव और हर घर पानी में घिरने लगता है। असम की भौगोलिक स्थिति भी इसे बाढ़ के प्रति बेहद संवेदनशील बनाती है। राज्य का बड़ा हिस्सा ब्रह्मपुत्र और बराक नदी घाटियों में स्थित है। इसके अलावा हिमालय क्षेत्रों से आने वाली नदियां भारी मात्रा में पानी और तलछट यानी सेडिमेंट लेकर आती हैं। यही सेडिमेंट नदी के तल और आसपास के क्षेत्रों की संरचना को लगातार बदलता रहता है। इसलिए असम में बाढ़ कोई एक दिन की समस्या नहीं है, यह प्रकृति, भूगोल और मानव गतिविधियों के बीच चलने वाला एक जटिल संघर्ष है। बाढ़ का सबसे पहला और सबसे बड़ा असर इंसान पर पड़ता है। जब पानी गांव में घुसता है तो हजारों परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। लोग राहत शिविरों या ऊंची जगहों पर शरण लेने चले जाते हैं। लेकिन घर छोड़ना सिर्फ चार दीवारें छोड़ना नहीं होता, इसके साथ छूट जाती है यादें, सामान, दस्तावेज, रोजगार और कभी कभी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी। बाढ़ के दौरान बच्चों की पढ़ाई पूरी तरीके से प्रभावित होती है। स्कूल बंद हो जाते हैं या राहत केंद्रों में बदल जाते हैं। कई इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। गंदा पानी और खराब सैनिटेशन बीमारियों का खतरा बढ़ा सकते हैं। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और छोटे बच्चों के लिए ऐसी परिस्थितियां और भी कठिन हो जाती है। और फिर आता है एक ऐसा नुकसान जिसकी कीमत किसी आंकड़े में पूरी तरह नहीं दिखाई जा सकती, और वो होता है मानसिक तनाव। हर साल बाढ़ का इंतजार करना, हर मानसून बादलों को देखकर डरना, यह डर भी एक तरह का नुकसान ही है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने एक बार अपनी मेहनत से बनाया घर पानी में डूबते देखा हो, उसके लिए अगली बारिश सिर्फ बारिश नहीं रहती, वह एक चेतावनी बन जाती है। असम की बाढ़ का दूसरा बड़ा चेहरा है आर्थिक नुकसान, और इसका असर सिर्फ गरीब परिवारों तक सीमित नहीं रहता। किसानों के लिए बाढ़ का मतलब हो सकता है खड़ी फसल का नुकसान, धान, सब्जियां और दूसरे कृषि गतिविधियों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। किसी किसान ने महीनों तक खेत तैयार किया, बीज खरीदा, खाद डाली, मेहनत की,
और फिर कुछ घंटों या दिनों के बाद बाढ़ उसकी पूरी मेहनत को खत्म कर देता है। लेकिन नुकसान सिर्फ खेत तक नहीं रुकता। सड़कें टूटती हैं, पुल और कलवर्ट क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, बिजली और संचार व्यवस्था प्रभावित हो जाती है, व्यापार और स्थानीय बाजारों की गतिविधियां रुक जाती है, छोटे दुकानदारों का सामान खराब होने लगता है, पशुधन का नुकसान हो जाता है और सरकार को राहत बचाव तथा इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत पर बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है। यानी बाढ़ के कारण होने वाली आर्थिक नुकसान दो स्तर पर दिखाई देता है। एक तरफ परिवार अपनी आय और संपत्ति खोते हैं और दूसरी तरफ सरकार को बार बार राहत और पुनर्निर्माण पर संसाधन लगाने पड़ते हैं। यही कारण है कि बाढ़ सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि विकास के सामने भी एक बड़ी चुनौती होती है। अब आते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। असम में हर साल बाढ़ आखिर क्यों आती है? इसका जवाब किसी एक कारण में नहीं छिपा है। इसका पहला कारण है भारी मानसून की बारिश होना। पूर्वोत्तर भारत में मानसून के दौरान भारी बारिश होती है। जब एक साथ बड़ी मात्रा में पानी नदी में पहुंचता है तो बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा कारण है हिमालय और ऊपरी कैचमेंट क्षेत्रों से आने वाला पानी। ब्रह्मपुत्र के विशाल ड्रेनेज सिस्टम में कई नदियां जुड़ती हैं। ऊपरी क्षेत्रों में भारी बारिश होने पर उसका असर नीचे के मैदानी इलाकों में बहुत बुरी तरीके से दिखाई देता है। और तीसरा कारण है तलछट यानी सेडिमेंट। ब्रह्मपुत्र अपने साथ बड़ी मात्रा में सेडिमेंट लेकर आती है। नदी का तल और उसका रास्ता लगातार बदलता रहता है। कहीं नदी उथली हो सकती है, कहीं कटाव बढ़ सकता है और कहीं पानी का प्रवाह नई दिशा ले सकता है। और चौथा कारण है रिवर बैंक एरोजन। असम में सिर्फ बाढ़ ही समस्या नहीं है, नदियों के किनारों का कटना भी हजारों लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन जाता है। कभी कभी नदी धीरे धीरे जमीन को काटती है और एक दिन इंसान को अपना घर, खेत या गांव छोड़ना पड़ जाता है। यानी कुछ लोगों के लिए समस्या सिर्फ यह नहीं कि पानी घर में आ गया, समस्या यह भी है कि जिस जमीन पर उनका घर था वही जमीन धीरे धीरे नदी में चली गई, उनका खेत धीरे धीरे नदी में चला गया। तो कारण बाढ़ आने से सिर्फ एक समस्या नहीं उत्पन्न होता है, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। क्योंकि असम की बाढ़ को सिर्फ प्रकृति के सिर डाल देना पूरी तरह तस्वीर नहीं दिखाता। मानवीय गतिविधियां भी बाढ़ के प्रभाव को बढ़ा सकती है। वनों की कटाई से मिट्टी का कटाव बढ़ सकता है। नदियों और वेटलैंड्स के प्राकृतिक रास्तों में बदलाव पानी के फैलाव को प्रभावित कर सकता है। अनियोजित निर्माण और ड्रेनेज की समस्या भी पानी के निकास का मुश्किल बन जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जलवायु परिवर्तन भी है। बदलते क्लाइमेट पैटर्न्स के कारण बारिश के पैटर्न और एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स में भी बदलाव चिंता का विषय बना हुआ रहता है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि हर बाढ़ सीधे क्लाइमेट चेंज की वजह हो सकती है, लेकिन बदलती जलवायु पहले से संवेदनशील क्षेत्रों पर अतिरिक्त दबाव डाल रही है। इसके अलावा नदी के प्राकृतिक फ्लड प्लेन्स पर भी बढ़ती मानवीय गतिविधियों भी जोखिम बढ़ा देती हैं। क्योंकि नदी को जब जगह चाहिए होती है तो वह अपना रास्ता ढूंढती है। अगर हमने उसके प्राकृतिक रास्ते और फ्लड प्लेन को लगातार सीमित किया है तो पानी का दबाव किसी और जगह दिखाई देने लगता है। इसलिए असम की समस्या सिर्फ यह नहीं है कि नदी ज्यादा पानी लेकर आती है, सवाल यह भी है कि हमने पानी को फैलने के लिए कितनी प्राकृतिक जगह छोड़ी है। असम की बाढ़ का असर इंसानों के साथ साथ वाइल्ड लाइफ पर भी पड़ता है। काजीरंगा जैसे महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स में बाढ़ एक जटिल चुनौती है। एक तरफ बाढ़ इकोसिस्टम का प्राकृतिक हिस्सा है, कई वेटलैंड्स और ग्रासलैंड के लिए पानी जीवन का हिस्सा है, लेकिन जब बाढ़ बहुत तेज हो या लंबे समय तक रहे तो जानवरों के लिए खतरा बढ़ सकता है। जानवर ऊंची जगहों की तलाश करते हैं, कई बार सड़कें और मानव बस्तियां उनके रास्ते में आ जाती हैं। इससे इंसान और वाइल्ड लाइफ के बीच कॉन्फ्लिक्ट का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए असम की बाढ़ को समझते समय हमें सिर्फ इंसानों की नहीं, पूरे इकोसिस्टम की कहानी समझनी ही होगी। अब सवाल यह है, क्या असम को हमेशा के लिए बाढ़ से बचाया जा सकता है?
शायद पूरी तरह नहीं, क्योंकि असम का भूगोल ही ऐसा है कि पानी और नदी उसके जीवन का हिस्सा है, लेकिन नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसके लिए सिर्फ बड़े बड़े बांध बनाना ही समाधान नहीं हो सकता। जरूरत है बेहतर फ्लड फोरकास्टिंग की, ऐसी अर्ली वार्निंग सिस्टम की जो लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थान तक पहुंचने का मौका दे दे। बेहतर एम्बैंकमेंट मेंटेनेंस की, नदियों के प्राकृतिक फ्लो और फ्लड प्लेन्स की वैज्ञानिक समझ की, वेटलैंड्स और फॉरेस्ट की सुरक्षा की, गांव में ऊंचे और सुरक्षित शेल्टर की व्यवस्था की, स्कूलों और अस्पतालों को डिजास्टर रेजिलेंट बनाने की, किसानों के लिए बेहतर क्रॉप प्लानिंग और इंश्योरेंस व्यवस्था की, और सबसे महत्वपूर्ण बाढ़ के बाद सिर्फ राहत नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन की भी, क्योंकि किसी परिवार को कुछ दिनों का राशन दे देना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है कि वह परिवार अगली बाढ़ आने से पहले ज्यादा सुरक्षित और आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। क्योंकि असम की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है, बाढ़ को हमेशा सिर्फ दुश्मन की तरफ देखना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि नदी असम के लिए विनाश ही नहीं जीवन भी लेकर आती है। उपजाऊ मिट्टी, वेटलैंड्स, फिशरीज, एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी, इनका संबंध पानी से ही है। समस्या तब पैदा होती है जब प्राकृतिक बाढ़ एक डिजास्टर में बदल जाती है, और डिजास्टर तब और बड़ा हो जाता है जब इंसान उसके लिए तैयार नहीं होता। इसलिए सवाल यह नहीं होना चाहिए कि असम में बाढ़ क्यों आती है, सवाल यह भी होना चाहिए कि जब हमें पता है कि बाढ़ आएगी तो हम कितने तैयार हैं। क्या हर संवेदनशील गांव तक समय पर वार्निंग पहुंचती है? क्या हर परिवार के पास सुरक्षित इवैक्यूएशन प्लान है? क्या बच्चों, बुजुर्गों और वल्नरेबल लोगों के लिए अलग व्यवस्था है? क्या किसानों के पास नुकसान के बाद वापस खड़े होने का आर्थिक सहारा है? और क्या हर साल अरबों रुपए राहत में खर्च करने के बजाय लंबे समय के रेजिलेंस पर पर्याप्त निवेश कर रहे हैं? इन सारी बातों पे गौर किया जाना चाहिए। असम की बाढ़ की तस्वीर में हमें सिर्फ पानी नहीं दिखाई देना चाहिए, हमें उसमें एक किसान की टूटी उम्मीद दिखाई देनी चाहिए, एक माँ की चिंता दिखाई देनी चाहिए, एक बच्चे की बंद किताब भी दिखाई देनी चाहिए, एक बुजुर्ग का छूटता हुआ घर दिखाई देना चाहिए, और उस परिवार की चिंता दिखाई देनी चाहिए जो जानता है कि पानी चला जाएगा, लेकिन उसके जाने के बाद जिंदगी को दोबारा शुरू करना आसान नहीं होगा। हर साल असम हमें एक सवाल पूछता है, क्या हम सिर्फ बाढ़ आने के बाद मदद करेंगे या बाढ़ आने से पहले ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि नुकसान कम से कम हो? क्योंकि प्रकृति को पूरी तरह नियंत्रित करना शायद हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन तैयारी करना हमारे हाथ में है। नदियों को समझना हमारे हाथ में है, प्राकृतिक क्षेत्रों की रक्षा करना हमारे हाथ में है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना भी हमारे हाथ में है, समय पर वार्निंग देना भी हमारे ही हाथ में है, और सबसे बढ़कर उन लोगों को सिर्फ बाढ़ पीड़ित समझने के बजाय उन्हें सम्मान और सुरक्षित भविष्य देना हमारे ही हाथ में है। असम की बाढ़ हर साल लौटती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हर साल वही तबाही भी लौटनी जरूरी है? शायद नहीं, क्योंकि बाढ़ को हमेशा रोका नहीं जा सकता, लेकिन बाढ़ को आपदा बनने से काफी हद तक रोका जा सकता है। और शायद असम को आज सबसे ज्यादा जरूरत पानी से लड़ने की नहीं, बल्कि पानी के साथ समझदारी से जीने की है, क्योंकि जिस नदी ने सदियों से असम को जीवन दिया है, उसी नदी के साथ अगर इंसान विज्ञान, प्रकृति, बेहतर प्लानिंग का संतुलन बना ले तो शायद एक दिन मॉनसून असम के लोगों के लिए डर का मौसम नहीं, सिर्फ बारिश का मौसम बन सकेगा। और तब सवाल यह नहीं होगा कि इस साल असम कितना डूबा, बल्कि सवाल यह होगा कि इस साल हमने कितने लोगों को सुरक्षित रखा। यही असल बदलाव होगा। जय हिंद दोस्तों।